नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। इस खास पेशकश में आज फिर हम बात करेंगे रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ते तनाव की। दोनों देशों के बीच तनाव टकराव का बड़ा रूप लेता नजर आ रहा है। रूस ने यूक्रेन के दो प्रांतों लुहांस्क और डोनेट्स्क को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को इस बात का ऐलान भी कर दिया। कल देर रात इस बात का ऐलान हो गया। इसके साथ ही पुतिन ने लुहांस्क और डोनेट्स्क और अलगाववादियों के कब्जे वाले इलाके में सेना की तैनाती भी शुरू कर दी है। इसको लेकर अमेरिका का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है। टकराव इतना ज्यादा बढ़ गया है कि माना जा रहा है कि रूस कभी भी यूक्रेन के ऊपर हमला कर सकता है। रूस यूक्रेन संकट के बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक भी जारी है और इस बैठक में भारत ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। भारत ने साफ तौर पर कह दिया है कि यूक्रेन और उसके आसपास के इलाकों में रह रहे 20,000 से ज्यादा भारतीय नागरिकों की सुरक्षा उसकी पहली प्राथमिकता है। वहीं भारत सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने के प्रयास भी तेज कर दिए हैं। सुबह एयर इंडिया की स्पेशल फ्लाइट यूक्रेन के लिए रवाना हो गई है। यूक्रेन के खार्किव से 256 भारतीय छात्र देश लौटेंगे। रूस और यूक्रेन में बन रहे युद्ध के हालात और भारतीय छात्रों से जुड़े इसी मुद्दे पर आज हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले आप देखिए कि यूक्रेन से भारत लौटे छात्रों से खास बातचीत जब हमारी संवाददाता उर्वशी खूना ने की तो वो छात्र क्या कुछ कह रहे थे। इंडियन एम्बेसी के एडवाइजरी के बाद हम देखते हैं कि किस तरह से कई लोग जो यूक्रेन में हैं इंडियंस, वो एक के बाद वापस भारत देश आ रहे हैं। यूक्रेनियन स्टूडेंट्स जो एमबीबीएस पढ़ रहे हैं वो आज सुबह यहाँ पे लैंड हुए हैं भारत में। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं। मैं आपको बता दूं, यूक्रेन में जिस प्रकार के 20,000 जो ओवरसीज बच्चे आते हैं उसमें से 18,000 ये बच्चे जो है वो इंडियंस है जो यूक्रेन में पढ़ते हैं। आइए इन बच्चों से बात करते हैं। ये स्टूडेंट्स है एमबीबीएस के। मुझे ये बताइए मैम, आप लोग जब आज वापस आ रहे हैं तो क्या एक प्लान करके आए हैं और क्या ये एडवाइजरी के बाद आए हैं, क्योंकि अनसर्टेनिटी? एक्चुअली एडवाइजरी कल निकली है, तो हम एडवाइजरी के बाद तो नहीं आए हैं। हमने उससे पहले एक दिन पहले डिसाइड किया कि हमें इंडिया आना है वापस, क्योंकि पेरेंट्स भी काफ़ी पैनिक कर रहे थे। और इवन जो स्टूडेंट्स यूक्रेन में अभी हैं वो स्टिल फ्लाइट्स बुक कर रहे हैं 24-25 की, ताकि वो इंडिया वापस आ सकें, क्योंकि कुछ भी अनसर्टेनिटीज़ हो सकती हैं यूनिवर्सिटी में, या फिर कुछ भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है जो हमारे लिए मतलब नहीं अच्छी हो, और बाय चांस फ्लाइट्स बंद हो गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इंडिया आना, और फिर हम वहीं पे फंस जाते। तो इसलिए बेटर था कि हम यहाँ आए। टिकट्स का क्या एक हाल रहा है और किस तरह से चीजें रही? टिकट्स का जो फेयर है वो थोड़ा ज़्यादा हाई रहा है और बाकी कंपैरिजन से। अगर हम पहले बिफोर इस सिचुएशन से पहले की बात करते तो बहुत ज़्यादा हाई है। पहले नॉर्मल टिकट्स बुक हो जाती थी 15 to 20K के बीच में, अब 55 से क्रॉस कर चुकी है सारी टिकट्स। अप्रोक्स कई टिकट्स 1 लाख तक भी गई हैं। तो हाँ, टिकट फेयर बहुत हाई रहा है। क्या एक सर ऑन ग्राउंड सिचुएशन रही है? इतना जो एक माहौल या जो बताया जा रहा था अबाउट हाउ ट्रुप्स वहाँ पे भेजे जा रहे हैं रशिया की ओर से, तो क्या यूक्रेन में टेंशन बढ़ी है? आपकी जो नॉर्मल लाइफ है वो नॉर्मल थोड़ी डिस्टर्ब हुई है ऐसा? नहीं, हमारी नॉर्मल लाइफ तो बिल्कुल नॉर्मल ही चली थी, बट पेरेंट्स की साइड से काफ़ी प्रेशर आने लग गया था कि तुम जल्दी से फ़्लाइट बुक करो और इंडिया आ जाओ। बाकी सब कुछ तो वहाँ पे नॉर्मल था, बस पर पता नहीं, क्योंकि रशिया काफ़ी ट्रूप्स जो है बिल्डअप कर रहा है और यूक्रेन जस्ट पैनिक शो नहीं कर रहा, बट अंदर से सभी डरे हुए हैं ऑब्वियसली। तो सिविलियंस की भी क्योंकि ट्रेनिंग चल रही है, तो मतलब बाकी सब नॉर्मल था, पर कुछ मतलब सिविलियंस की आर्मी ट्रेनिंग चल रही है, सॉरी, मतलब उनको वेपन्स यूज़ करना अच्छे से सिखाया जा रहा है, ताकि अगर टाइम आए तो वो खुद अपनी सेफ्टी कर सके और डिफेंड कर सके अपने आप को। तो बाकी सब नॉर्मल था, पर अभी क्योंकि कुछ नहीं कह सकते कब वॉर हो जाए, और फिर इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि 18,000 के करीब स्टूडेंट्स हैं, इंडियन स्टूडेंट्स यूक्रेन में जो पढ़ रहे हैं, तो सबका एकदम से बाहर निकलना मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं होगा, तो उस टाइम मुश्किल हो सकते हैं, इसलिए अब हम निकल आए हैं। मतलब हम चाहते हैं कि एम्बेसी जो है हमारी क्लासेस ऑनलाइन करे, क्योंकि क्लासेस ऑफलाइन हुए हैं तो इस वजह से काफ़ी बच्चे जो हैं यहाँ पे नहीं आ। तो आपने सुना उन छात्रों को जो अभी यूक्रेन से लौटे हैं और स्थिति वहां पर क्या है, किस तरह का डर वहां पर छात्रों को लेकर है, किस तरह के छात्रों के बीच में माहौल है, ये तमाम चीजें हैं। पेरेंट्स भी डर रहे हैं क्योंकि उनके बच्चे वहां पर फंसे हुए हैं और वहां किसी भी वक्त रशिया अटैक कर सकता है, किसी भी वक्त वहां पर युद्ध के हालात हो सकते हैं। कितने हालात बिगड़ेंगे, कितनी तबाही मचेगी, ये फिलहाल तय नहीं है, क्योंकि हर कोई सिर्फ और सिर्फ डरा हुआ है। रूस जरा सा भी नरम रुख अख्तियार नहीं कर रहा है। इस पर डिस्कशन करने के लिए मेरे साथ एक पैनल है।
उस पैनल से मैं आपका तारुफ करवा देता हूं। ग्रुप कैप्टन, रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन डॉक्टर वीएन झा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ यूके देवनाथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और यूक्रेन से एक छात्र हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं, शशि कुमार। आप तीनों का स्वागत है। शशि के पास मैं सबसे पहले चलता हूं, क्योंकि वो यूक्रेन में हैं और वहां से हमारे साथ जुड़े हैं। उनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता कि वहां पर स्थिति क्या है। शशि, वहां पर माहौल क्या है? आप लोगों को लेकर एम्बेसी की तरफ से क्या आप लोगों को मैसेजेस हैं? आप लोग वहां से वापस लाए जाएंगे भारत, तो आप लोगों को किस तरीके के मैसेजेस दिए गए हैं? जी, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। देखिए, यहाँ स्थिति अभी ठीक है, अभी तक तो एकदम ठीक चल रही है जब तक ये, लेकिन सिचुएशन अभी वॉर को लेके टेंस बना हुआ है। सब पेरेंट्स बहुत चिंतित है, वो हमेशा कॉल मैसेज करते रहते हैं कि जल्द से जल्द घर आ जाए। लेकिन यहाँ अगर ग्राउंड रियलिटी देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारी यूनिवर्सिटी ने भी अभी तक आज ही सर्कुलर दिया है कि क्लासेस ऑनलाइन नहीं होंगी, ऑफलाइन वे में ही चलेगी, पर्सन कांटेक्ट में ही चलेंगी। और रही बात जो बच्चे चले गए हैं इंडिया, जो पेरेंट्स जो जिनके परेशान है, जो चले गए हैं, उन लोगों को रिवर्क 3 दिया गया है, लेकिन क्लासेस ऑफलाइन ही चलेंगी। अच्छा, मैं कुछ और भी चीजें समझना चाहूंगा शशि। जिस तरह से देखिए, आपने कहा कि अब सर्कुलर भी यूनिवर्सिटी के अंदर मिल गया है, यानी कि अब देखिए, आज से आपको अगर जानकारी हो तो मैं बताऊं कि भारत की तरफ से भी आज एक फ्लाइट भेजी गई है वहां पर, एयर इंडिया की। रात तक वहां से छात्रों को लेकर वापस लौटेगी। मैं ये समझना चाहूंगा कि क्या एम्बेसीज की तरफ से आपको किसी तरीके के मैसेज दिए गए हैं कि हम आपको भारत वापस आएंगे? क्योंकि बड़ी तेजी के साथ चीजें यहां पर मैनेज कर रहा है भारत। यूएनएससी के अंदर भी भारत ने कहा कि मेरी प्राथमिकता है वहां जो हमारे लोग फंसे हुए हैं, हम उनको जल्द से जल्द भारत लेकर आए। तो किसी तरीके का कोई मैसेज मिला अभी तक आपको? एम्बेसी लगातार बच्चों के कांटेक्ट में है, जो भी इंडियन नेशनल्स यहाँ रह रहे हैं उनके कांटेक्ट में एम्बेसी लगातार है। उन्होंने हमसे ये कहा है कि अगर जरूरत ना हो तो आप यूक्रेन छोड़ के अपने देश वापस चले जाएं। जरूरत ना हो से मतलब जैसे कि आपकी क्लासेज अगर ऑनलाइन हो गई हो तो आप जा सकते हैं, बिना मतलब जरूरत के यहाँ ना रुके। उन्होंने ये कहा है कि रुकना बहुत सही नहीं है, अगर जरूरत ना हो तो आप लोग चले जा सकते हैं। ठीक है शशि, मैं आपके पास वापस से लौटूंगा। हमारे साथ 2 पैनलिस्ट और हैं, एक रक्षा विशेषज्ञ, एक रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन है। रक्षा विशेषज्ञ के पास मैं पहले चलता हूं, फिर वीएन झा साहब आपके पास आऊंगा। देवनाथ जी, अब एक ऐसे मुहाने पर यह पूरी बात आकर अटक गई है, विवाद ऐसा अटक गया है कि यहां से शांति दिख नहीं रही है। क्योंकि आप अगर रूस को देखें तो रूस ने पहले यह कहा कि हम बैक स्टेप ले रहे हैं, हम अपनी आर्मी हटा रहे हैं, हम सब कुछ बेहतर कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद 2 टुकड़े कर देना यूक्रेन के, अब तो यूक्रेन भी नहीं चाहेगा कि शांति रहे। देवनाथ जी, मैं चाहूंगा आप एक बार अनम्यूट कर लीजिए अपने माइक को, जिससे कि आपकी आवाज हम तक पहुंच जाए। जी हाँ जी, कल रात के बाद बात ऐसे चल पड़ी है कि अब रशिया ज्यादा से ज्यादा दबाव डाल रहा है यूक्रेन के ऊपर और वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर कि वह रशिया के पॉइंट ऑफ व्यू पर ही एग्री कर जाएं। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आज सुबह भी ये स्टेटमेंट इश्यू किया है कि वह अभी भी रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन लगता है कि रशिया को अब ये अंदेशा हो गया है कि अमेरिका, यूरोपियन देश तथा नेटो फोर्सेस जो हैं वो खुद यूक्रेन की जमीन पर आकर रशिया के विरुद्ध युद्ध नहीं करना चाहती। अमेरिका सोच रहा है, नेटो कंट्रीज सोच रहे हैं कि वह कुछ हथियार यूक्रेन में भेज देंगे और यूक्रेन की जो मिलिट्री है वह इस युद्ध में सीधे सीधे रशिया से टकराएगी बिना अमेरिकन या नेटो बूट्स ऑन ग्राउंड। इससे लगता है कि प्रेसिडेंट पुतिन और उनके जो एडवाइजर्स हैं क्रेमलिन में, उनकी जो मनोबल है वो बढ़ गया है। हाँ, क्योंकि हमारे बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, जैसा आपने बताया हमारे स्टूडेंट्स भी वहां पर पढ़ रहे हैं। मैं उनकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि अभी तक डायरेक्ट युद्ध रशियन फौजी और नेटो फौजी के बीच में कोई संभावना नहीं। हाँ, रशिया की फौज जो कि अब लुहांस्क और दोनेत्स्क के लोकल गवर्नमेंट के इनविटेशन पर अब वहां प्रवेश कर रही है, वो ये बोलकर लुहांस्क और दोनेत्स्क में प्रवेश कर रही है रशिया की फौज कि वह वहां पर पीस कीपिंग पर्पस से आए हैं।
तो मुझे ये लग रहा है कि शायद वो रशियन फौजें लुहांस्क और डोनेट्स्क में घुसने के बाद जो रशियन अलगाववादी सपोर्टेड तत्व हैं जी जिनको कि यूक्रेन उग्रवादी मानता है, उन पर लोकल कंट्रोल करेंगे। शायद इन ऑल प्रोबेबिलिटी दोनों जो बॉर्डर है, जो लाइन ऑफ कांटेक्ट है, उस पर रशियन फौजों की यूक्रेन की फौजों से डायरेक्ट युद्ध होने की संभावना अभी भी कम है। ठीक है, इसी सवाल को लेकर मैं झा साहब के पास जाता हूं। झा साहब, शुरुआत में लड़ाई इस बात को लेकर थी कि यूक्रेन नेटो फोर्स में ना जाए, नेटो ऑर्गेनाइजेशन में ना जाए, इस बात को लेकर रशिया का विरोध था। उसके बाद एक बैक स्टेप की बात करता है और अब उसने लड़ने का एक नया बहाना शुरू कर दिया है कि हम दो जो राज्य हैं यूक्रेन के, उनको आजाद देश घोषित कर देंगे, फिर उनके इन्विटेशन पर हम वहां पहुंच जाएंगे, अपने आप विवाद की स्थिति पैदा होगी और हम तो वहां अपना फिर फायदा उठा ही लेंगे। क्या अब बाईपास थ्योरी के जरिए रशिया अब यूक्रेन के सामने आकर खड़ा हो रहा है? जी आपने जो सजेस्ट किया हुआ है आपकी दृष्टि से वो ठीक है, लेकिन आपको यूक्रेन और रशिया के बीच जो चल रहा है इसके लिए आपको बहुत पीछे जाना पड़ेगा, 2008 में जाना पड़ेगा जी। 2008 और 2014 2014 की ये स्थिति थी कि जब क्राइमिया ऑलरेडी डिसाइड कर चुका था कि वो अब यूक्रेन का जो एक वर्चस्व है उसके ऊपर में जो उन्होंने बहुत सारे प्रेशर डाले हुए थे क्राइमिया पे, तो क्राइमिया ने डिसाइड कर लिया था कि मुझे जाना है यूएसएसआर के साथ। तो जब उन्होंने ये डिसीजन लिया था कि अब हमें यूएसएसआर के साथ जाना है, वो मेरे ख्याल से मार्च 2014 को था वो। तो उसके बाद से जो रशिया का एक दृष्टिकोण था कि यूक्रेन में रशियन ओरिजिन के बहुत सारे लोग थे। आपको याद रखना पड़ेगा कि यूक्रेन जो था वो रशिया का पार्ट था, बहुत सारे रशिया की चीजें यूक्रेन में थी। तो जिस तरह से यूक्रेन एक अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश कर रहा था दुश्मनी के तरह से, या जो भी कह लीजिए आप, लुकाशेंको थे वहां पे, वो आज उनका एक पाँव रशिया के साथ में था, दूसरा पाँव यूरोपियन यूनियन के साथ में था। तो ये चल रहा था उन्हीं दिनों से। अब जबकि क्राइमिया चला गया यूएसएसआर के साथ में, उन्होंने वहां पे मैंडेट हुआ, वहां पे जो ओवरवेलमिंग उनको रेफरेंडम मिली थी, उसके बाद वो रशिया मिल गए। अब बच गया डोनेट्स्क और लुहांस्क। डोनेट्स्क और लुहांस्क में भी रशिया के बहुत सारे लोग थे और उन्हीं दिनों में क्राइमिया ने जो रशिया को पकड़ लिया था, उसके बाद यूक्रेन ने लुहांस्क और डोनेट्स्क के अगेंस्ट में काफी सारे काम किए थे, बहुत सारे बमबारी की थी, वहां पे लोगों को बहुत परेशान किया था। और इतना ही नहीं, 2014 के बाद जो लुहांस्क और डोनेट्स्क हैं, वहां लोगों को जो एक पेंशन मिलती थी, जो वृद्ध लोग थे, वो बंद हो गया। जो सोशल सिक्योरिटी सिस्टम थी वो बंद हो गया। वहां का पानी, वहां का बिजली, वहां का रख रखाव, वहां की मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, बिल्कुल लगता था कि यूक्रेन ने अपना हाथ धो लिया। फिर क्योंकि वहां पे मोस्टली रशियंस थे, रशियन ओरिजिन के थे, रशियन स्पीकिंग थे, और वो रशिया के साथ में रहना चाहते थे। इसीलिए रशिया ने उन्हीं दिनों से, इतने 7 साल 8 साल में उनको वो सब चीज देते हैं जो उनकी इमीडिएट जरूरत थी। और आपको ये चीज याद में रखना पड़ेगा कि जब ये मिन्स्क एग्रीमेंट हुआ था, मिन्स्क एग्रीमेंट का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड क्लॉज जो था वो यही था कि इन दो ब्रेकवे रिपब्लिक में रेफरेंडम कराया जाए, और अगर वो अलग होना चाहते हैं तो उनको अलग होने के लिए दिया जाए। और फोर्थ क्लॉज एक ऐसा था कि जब तक ये नहीं हो जाता है तब तक रख रखाव या बच बचाव जो है वो मध्यस्थता की स्थिति रखा जाए। तो अब जब यूक्रेन जो है वो कोई भी बहाना ढूंढ रहा है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन उसके साथ में है, क्योंकि नेटो हर कीमत पे यूक्रेन को अपने में मिलाना चाहता है, क्योंकि इसके बाद फिर उसकी जो सरजमीन है रशिया से लग जाएगी और फिर रशिया के ऊपर में जो थ्रेट है नेटो का वो बढ़ता जाएगा। तो इसके चलते अब यूक्रेन जो है वो अपनी भाषा बदल रहा है। उसके पास में पिछले 10 दिन में लगभग 700 मिलियन डॉलर के आर्म्स, एम्यूनिशन, वो चीज आ गए हैं, और वो सारे लगभग फ्री में आए हुए हैं। तो अब उसको लगता है कि ये डोनेट्स्क और लुहांस्क पे उसके ऊपर हम प्रेशर बनाया जा सकता है। तो इसीलिए आपने सुना होगा कि आज से लगभग 4-5 दिन पहले उन्होंने शेलिंग शुरू कर दी थी,
और एक जो बोलने के लिए होता है कि वेस्टर्न नेशंस ने और अमेरिका ने ऑलरेडी वो फ्लैग रेज करना शुरू किया गया थे, अब वो फॉल्स फ्लैग वहां पे बढ़ाया जाएगा कि वो एक गलत वहां पे धारणा शुरू की जाएगी कि डोनेट्स्क के ऊपर में ये हो रहा है, वो वॉर हो रहा है, उसके ऊपर में आक्रमण हो रहा है, लेकिन ये एक्चुअली हो रहा था। तो अब जबकि यूक्रेनियन फोर्स 50,000 के आसपास में लुहांस्क और डोनेट्स्क के अपोजिट में है, तो 15,000 जो फाइटर्स हैं इसके लुहांस्क और डोनेट्स्क के, वो नहीं उससे भिड़ सकते हैं, वो एक भी दिन सस्टेन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने अप्लाई किया था रशिया को कि मुझे आप इमीडिएटली सहायता पहुंचाइए, मुझे आप ये जो फ्रीडम है वो दीजिए और मेरी बचाव कीजिए। तो ऑब्वियसली वहां पे रशियंस हैं, वहां के सारे जो सिविलियंस हैं, औरतें, बच्चों, वो सब आ गए हैं रशिया में। तो अभी रशिया की एक जिम्मेदारी हो गई है। तो इसीलिए अब ये जो लिमिटेड वॉर है, ये लगभग निश्चय है कि यूक्रेन फोर्स के बीच में और डोनेट्स्क और लुहांस्क इसके जो फाइटर्स थे इसके बीच में शुरू होगी, लेकिन ये फाइटर्स सस्टेन नहीं कर पाएंगे। अब ये अलग बात है कि रशिया ने कहा कि हम शांति सेना भेज रहे हैं, ये कोई शांति सेना नहीं है, क्योंकि अगर उनको वहां पे सस्टेन करना है तो उस 50,000 फोर्सेस के अगेंस्ट में कम से कम 50,000 तो इधर होना ही चाहिए। साहब, आप ये मान रहे हैं कि ये दरअसल एक बहाना है कि हम शांति सेना है या फिर हम तमाम, लेकिन ये एक पूरा प्लान है जिसके तहत वो आगे बढ़ रहा है, वो यूक्रेन के अंदर घुस रहा है। लेकिन यहाँ पे एक कैच ये है कि अगर ये लिमिटेड रह गया ये डोनेट्स्क और लुहांस्क और यूक्रेन के बीच में, तो ये लिमिटेड होगा, ये फिर से वो बचाव करते वो फिर वो सीज पार हो जाएगा और ये जो दो ब्रेक अवे रिपब्लिक हैं ये रशिया के वर्चस्व में आ जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे नेटो या यूक्रेन ने वो अपनी जो वर्चस्व है वो दिखाने की कोशिश की बाकी एरिया में, अगर उन्होंने कंपेल नहीं किया रशिया को अटैक करने के लिए, तो फिर फुल फ्लेज वॉर नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पे नेटो ने और यूरोपियन यूनियन ने यूक्रेन को उकसा के उसकी सेना को रशिया से लड़ने के लिए भेज दिया, तो फिर ये फुल फ्लेज वॉर होगा। ठीक है देवनाथ जी, भारत का स्टैंड बहुत महत्वपूर्ण है भारत के लिहाज से भी, और कई अगर हम आसपास की पूरे एशिया की पॉलिटिक्स के लिए देखें या फिर हम वर्ल्ड रिलेशनशिप के लिए देखें, बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ना तो हम अमेरिका से चाहेंगे कि किसी तरीके का वैर रखें, ना हम ये चाहेंगे कि रूस हमारे खिलाफ हो जाए, तो हम कहां जाएंगे? अगर युद्ध होता है और एक साइड चुननी पड़ती है तो फिर हम किधर जाएंगे, या फिर हम न्यूट्रल बने दूर खड़े रहेंगे? जी हां, आज सुबह जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई, वहां पर हमारे जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने बहुत साफ शब्दों में ये बताया कि भारत चाहता है कि इस मुद्दे पर सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, नेटो कंट्रीज, यूरोपियन यूनियन, वो यूक्रेन और रशिया के प्रतिनिधि के साथ बैठें और डिप्लोमेटिक हल इसका ढूंढें। अभी 1 घंटा पहले हमारे डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी ने भी ये स्टेटमेंट दी कि भारत चाहता है कि कोई युद्ध ना हो और उभय पक्ष एक मिल मिलाकर एक बीच का रास्ता अख्तियार करें, ताकि कोई भी जो नागरिक हैं उनकी क्षति ना हो। भारत यह भी चाहता है कि हम ना सिर्फ रशिया वरन यूरोप के दूसरे देशों तथा अमेरिका से भी अच्छे संबंध बना के रखें। अभी शॉर्ट टर्म में हमारा सिर्फ एक ही ध्येय है भारत सरकार का कि हमारे जो 20,000 बच्चे यूक्रेन में हैं वो सेफ रहें। एयर इंडिया जो है ऑलरेडी फ्लाइट चला प्राथमिकता भी है, ताकि जो बच्चे वापस आना चाहते हैं वो तुरंत वापस आ सकते हैं। शायद भारत सरकार इंडियन एयरफोर्स को भी ये टास्क दे। इंडियन एयरफोर्स के C-17 वायुयान तैयार खड़े हैं जो कि शॉर्ट नोटिस पर यूक्रेन के लिए रवाना हो सकते हैं। दूसरी बात यह है कि विदेश मंत्रालय भी ये कोशिश कर रही है कि जो भारतीय एयरलाइंस हैं जो कि यूक्रेन से हमारे बच्चों को लाएं, वो वहां जो एयर टिकट का दाम जो कि 50,000 75,000 तक चला गया है, उसको कम करके एक रीजनेबल लिमिट। मैं इसी सवाल के साथ चला जाता हूं शशि कुमार के पास, मुझे इस सवाल पर आना भी था। शशि कुमार, ये हमने सुना था कि दुगने तिगने दाम पर
टिकट्स मिल रहे थे वहां पर। अभी चीजें क्या है वहां पर, क्या सेम सिचुएशन है या फिर अब कुछ ठीक हुआ है चीजें? सर सिचुएशन एक बिल्कुल सेम है। पहले जो नॉर्मल फ्लाइट्स जो थी वो 25 से 30 हजार के आसपास में मिल जाती थी। अभी जो स्थिति है, अगर डायरेक्ट फ्लाइट कोई लेता है तो उसके लिए कम से कम 60,000 रुपए लग रहे हैं। और हर फ्लाइट्स की अलग अलग 60 से लेके कोई 70-75 भी है, 50 तक में भी मिल रहा है, लेकिन डायरेक्ट फ्लाइट्स काफी महंगी हो रही है। तो बच्चे काफी वो ले ओवर वाला फ्लाइट ले रहे हैं। कोई यहाँ से दुबई जा रहा है, फिर दुबई से दिल्ली, ऐसे करके जा रहे हैं बच्चे। तो इस जो 8 घंटे की जर्नी है, बहुत बच्चे उस जर्नी को 30 घंटे 35 घंटे में पूरी कर पा रहे हैं। एयर इंडिया कितनी चार्ज कर रही है? एयर इंडिया का 50,000 का अराउंड है। यानी कि लगभग आप ये तो मानकर चलिए कि दोगुने के रेट पर आपको टिकट लेना पड़ रहा है। ठीक है, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए। कुल मिलाकर यूक्रेन और रशिया की फोर्सेस आमने सामने है। अब रशिया कैसे अटैक करेगा कि नहीं करेगा, यूएनएससी में मामला गया, वहां पर तमाम देशों ने अपना रुख अख्तियार कर लिया है, किस तरह से वो इस पूरे विवाद के बीच में खड़े हैं। अब देखना, सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई है कि आगे रशिया क्या कुछ कितने एग्रेसिव तरीके से अंदर घुसता है, क्योंकि 2 टुकड़े तो यूक्रेन के वो कर ही चुका है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।